नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी के लिए यहाँ पर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर जो है टोटल 6 चैप्टर जो है मैंने विद नोट्स और बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दिए थे। अभी आप यहाँ पर क्लास नंबर 7 के अंदर एंटर कर चुके हैं और उम्मीद है कि अभी तक जो भी क्लासेज आपको दी गई थी वो आपके लिए दी बेस्ट होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 को लेकर और पूरी उम्मीद करूंगा कि ये भी क्लास आपके लिए जितनी भी पिछली क्लास गई है एग्जाम्पल विथ सारी शानदार तरीके से मैं आपके क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आप इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए। चलो बेटा शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 7 है वो आपका लिए रहने वाला है कौन सा, अंडरस्टैंडिंग डेटा को लेकर। डेटा को समझना है हमें यहाँ पर, फिर हमारी जर्नी जो है डेटाबेस के लिए शुरू होगी, फिर अपन एसक्यूएल के लिए चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू डेटा की सबसे पहले अपन बात करते हैं। डेटा इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास में एक बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट जो है वो क्या है, वो है डेटा। अगर आपके पास डेटा होगा ही नहीं तो क्या कोई भी प्रकार की आप प्रोसेसिंग कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप एक स्कूल के अंदर कंप्यूटर टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां पर मान लो मैं यहाँ पर मान लो कि आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं। अब आप जो है लगभग कितने सारे कैंडिडेट देख रहे होंगे। मुझे बाद में ये देखना है कि मैंने जो पढ़ाए थे इन टॉपिक्स के बारे में कितने बंदों के, यानी कितने जो कैंडिडेट्स हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 90 प्लस आए, कितनों के 80 प्लस आए। तो जब तक आपसे मैं डेटा कलेक्ट नहीं करूंगा तो क्या मैं उसके ऊपर कोई प्रोसेस कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता हूं। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास डेटा होगा तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा तो ऐसा डेटा जिसके ऊपर कोई भी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, नहीं की गई है, उसे क्या कहते हैं अपन, रॉ डेटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? रॉ डेटा के नाम से जानते हैं। यहां पर हमारे कंसेप्ट जो है वो डेटा को लेकर इस प्रकार से कि डेटा एक फंडामेंटल कंसेप्ट है किसके लिए, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए। ये रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, ये रॉ फैक्ट्स, नंबर, सिंबल्स और ऑब्जर्वेशन दैट डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग ऑन दियर ऑन। इसका मतलब है कि ये रॉ फैक्ट्स, नंबर, सिंबल या ऑब्जर्वेशन होते हैं जिनमें खुद का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, जब डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज किया जाता है ना, तब ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बन जाती है जो डिसीजन मेकिंग में आपके लिए क्या करती है, हेल्प करती है। तो यानी आपके पास में कोई भी रॉ फैक्ट्स आ गया, ठीक है, आपके पास कोई भी रॉ फैक्ट्स है, आपको पता है कि आपकी क्लास के अंदर टोटल 12 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन 12 बच्चों में से 6 ने यहाँ पर जो है 90 प्लस मार्क्स लिए हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे मतलब उनके आपने नंबर ले लिए, भाई आपने 12 बच्चे थे उनके मार्क्स लिख लिए, ठीक है, कि भाई इस बच्चे का इतना नंबर है, इस बच्चे का इतना नंबर है, इस बच्चे का इतना। जब इस डेटा को आप एनालाइज करोगे ना कि भाई इसमें कितने बच्चों के मार्क्स जो है 90 प्लस आए हैं, कितने बच्चों के 80 प्लस आए हैं, कौन सा बच्चा जो है वो टॉप 100 आउट ऑफ 100 में भी गया है, ठीक है। तो जब ये डेटा के ऊपर आप एनालाइज करोगे ना, तब वो आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बनेगी। जब तक आप उसके ऊपर कोई प्रोसेस ही नहीं करोगे तो क्या वो आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रहेगी? क्या नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से ये कहा जाता है कि जब एक डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, तब जाके वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के अंदर बदलता है। अब देखिए यहां पर अगला पॉइंट इसके अंतर्गत क्या कह रहा है, जब देखो यहां पर जब आप इसको कर लोगे कन्वर्ट, ठीक है, तो वो क्या होगी, एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपकी बन जाती है और इसी के बेस पर आप डिसीजन ले पाते हो। जैसे मान लो कि भाई अभी आप जितने बच्चे पढ़ रहे हो, अब आप जितने भी बच्चे देख रहे हो और इनमें से मान लो कि बहुत लोगों ने अपनी तरफ से बहुत शानदार कोशिश की और उनके 100 आउट ऑफ 100 आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर मेरे पास क्या होगा, इसको डिसीजन लेने में मेरे को हेल्प मिलेगी कि भाई जिन बच्चों ने यहां पर 95 प्लस या 90 प्लस जिन्होंने लिया है, तो उनका एक अच्छे से पोस्टर बनवाया जाए हमारी इस कोचिंग की तरफ से और उसका यहां पर जो है हम यूट्यूब के ऊपर अच्छे से उनको आगे भी दूसरे जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको अपन मोटिवेट करें कि भाई ये जो बच्चों ने जैसी कोशिश की आप भी करो। तो मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प कब हुई, जब मैंने आपका डेटा कलेक्ट किया, जब उसके ऊपर एनालाइज किया, तब जाके हुई ना। अगला ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल यूज्ड डेटा टू अंडरस्टैंड पैटर्न, predict trends and optimize operations, ठीक है। the significance of data has grow the advancement in technology leading to an era of data driven decision making field such as artificial intelligence, machine learning and big data analytics heavily rely on the vast data for training models and improving accuracy। इसका मतलब है कि डेटा जो था वो अलग अलग सोर्स से जनरेट होता है, ठीक है। ऑनलाइन जैसे आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मान लो, ऑनलाइन जो आपके सोशल मीडिया पर जो भी आपके पोस्ट अपलोड कर रहे हो, इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, आप जो भी उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, या आपके कोई बिजनेस का रिकॉर्ड है या कुछ साइंटिफिक रिसर्च है, तो इनसे मिला के ही तो अलग अलग सोर्सेज से डेटा निकाला जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन और जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो डेटा का जो यूज है ना वो किसके लिए करते हैं, पैटर्न को समझने के लिए। अभी वर्तमान में कौन सा ट्रेंड जो है अच्छा चल रहा है,
ठीक है। जैसे मान लो कि डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, अब कंपनियों के अंदर ज्यादा जैसे मान लो एम्प्लॉइज है, अब वो एम्प्लॉइज कर रहे हैं, उन एम्प्लॉइज से भी बेटर, अब जैसे मान लो वो रिसर्च से लेंगे कि भाई अभी जो है चाइना ने यहाँ पर जो है डीप सीक एआई लॉन्च किया, जो भाई इतने कम समय में इतनी सारी चीजें जनरेट करके देता है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे कि उसको एनालाइज करने के बाद अपन उसको क्या करना पड़ेंगे, अपन उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे कि भाई एआई का यूज करके अपन अगर डीप सीक से डेटा जनरेट करते हैं तो इतना बेटर बनेगा, चैट जीपीटी इतना बेटर बनेगा। तो इन पर डिसीजन लेने में हेल्प कौन कर रहा है, डेटा ही लेने का, डेटा ही तो अपन को कर रहा है। तो ये अलग अलग सोर्सेज से जब आप डेटा कलेक्ट करोगे तभी तो आपको क्या करेगा, उसके अंदर हेल्प पड़ेगा। तो आज के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई, इसके अलावा मशीन लर्निंग हो गया आपका एमएल, और इसके अलावा जो भी बिग डेटा, आपने 11th क्लास के अंदर भी बिग डेटा पढ़ा था, 5 जो है उसकी फीचर्स थे आपके, वर्सेलिटी, ठीक है, वैल्यू और अलग अलग वेरासिटी था, ठीक है। तो वो सब आपके लिए क्या करता था, वो उसको यहां पर हेल्प करता था डेटा को कलेक्ट करने में। तो अलग अलग सेट से आप क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। तो डेटा प्लेज अ crucial role in a decision making across multiple industries, government usage, census data to formula policies, business analyze consumer data to improve service, and scientific utilization data to research and innovation. Without proper data analysis, decision can be flawed and misleading. पॉइंट ये कह रहा है यहां पर आपका डेटा को लेकर जो यहां पर बात की जा रही है कि डेटा हर इंडस्ट्री में डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक देखो आपके पास कुछ डेटा नहीं हुआ ना, तो आप उसके ऊपर डिसीजन तो ले ही नहीं सकते हो। भाई आपको पता ही नहीं है कि आपके क्लास के अंदर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा किसके पास सब्जेक्ट है, तो फिर आप डिसीजन लोगे ही कहां से, डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो डेटा होगा तभी आप डिसीजन ले पाओगे। तो इसीलिए डेटा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेंस, जो आपके गवर्नमेंट सेंसस डेटा का यूज है वो पॉलिसी बनाने के लिए यूज करती है। बिजनेस कंज्यूमर डेटा एनालाइज करके क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इसी प्रकार जो साइंटिफिक रिसर्च होती है और इनोवेशन होते हैं उनके लिए भी डेटा यूज किया जाता है। तो डेटा ड्रिवन जो भी स्ट्रेटजी होती है ना, वो आपकी क्या करती है, बिजनेस को कस्टमर बिहेवियर को समझने में, मार्केट के ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने में, और टारगेटेड जो भी मार्केट होते हैं ना उनके कैंपेन चलाने में भी हेल्प करती है। नहीं तो अपन उसको कैसे, अब मान लो मैंने डेटा एनालाइज किया कि भाई आज के टाइम में नेक्स्ट, मान लो कि भाई कुछ दिनों बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो उन एग्जाम के लिए बच्चे क्या करेंगे कि भाई अभी रिवीजन को जो कंसेप्ट है उनको सर्च कर रहे हैं। तो मैंने जैसे डेटा कलेक्ट किया तो मुझे क्या होगा, डिसीजन लेने में हेल्प मिल गई कि भाई अभी बच्चों को ज्यादातर किसकी नीड है, कि रिवीजन और बेस्ट नोट्स की। तो मैंने आपके लिए रिवीजन और बेस्ट नोट्स की क्लासें डाली। तो ये कब मिला, जब मेरे पास आपका डेटा आया, या आपने जो भी आप इंटरेक्शन आपके आ रहे हैं यूट्यूब के साथ या सोशल मीडिया के साथ, तब मुझे पता चला ना। आप मुझे मैसेज नहीं करते, आपका डेटा मुझे नहीं मिलता, तो मैं तो कैसे डिसीजन ले ही नहीं सकता था। तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है। इजी एग्जांपल के तौर पर यहां पर बात कर लो कि अगर एक मान लो एयरलाइन है, वो अपनी टिकट प्राइसेस को एडजस्ट करना चाहती है, तो वो डिमांड, सीजन और जो बुकिंग टाइम है उसका डेटा एनालाइज करेगी और उसके बाद डायनेमिक प्राइसिंग जो है वो मॉडल यूज करेगी। भाई मान लो अभी प्रयागराज की बात कर लेते हैं, कुछ बसें हैं, प्राइवेट बसें, ठीक है, जो भी यहाँ पर टूर एंड ट्रेवल्स वाले, जब वो ऑफ सीजन होती है तो उनको पता है कि भाई इतनी सारी वो नहीं आने वाली वैसी ऑडियंस, तो वो क्या करेगी कि उस हिसाब से अपना जो है प्राइसिंग रखेगी। और जब उनके पास ऑडियंस की क्राउड ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगी, अपने ट्रैफिक प्लान्स के अंदर क्या कर लेगी, उनको चेंजेस कर लेगी, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब ज्यादा पैसा लेने का प्लान है, तो अपन क्या करें, इनकी प्राइस या तो ज्यादा कर सकते हैं, या ज्यादा कस्टमर लाने के लिए उनकी प्राइस जो है इस हिसाब से एडजस्ट करें कि वो क्या कर सकता है, उसके लालच में आकर उसके कॉस्ट रेट जो भी है, ठीक है, उनकी जो भी यहाँ पर टिकट है उनको खरीद लें। तो ये जरूरी है भाई, जब आप उस ट्रेंड को समझे नहीं तब आपको पता कैसे चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं यहां पर आपके लिए कहना चाहूंगा, ये परीक्षा में सवाल आएगा, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा कितने टाइप्स का होता है, तो डेटा का 3 टाइप्स है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉलोज प्री डिफाइंड फॉर्मेट। सबसे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ऐसा डेटा जिसके लिए प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्री डिफाइंड फॉर्मेट वाले डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा कहा जाता है, सच एज डेटाबेस, स्प्रेडशीट एंड टेबल्स। आपने देखा होगा स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल हो गया, उसमें डेटा क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है ग्रिड लाइन के अंदर। इसी प्रकार से अगर आप एक टेबल देखोगे, टेबल में क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका डेटा स्टोर करके रखा जाता है, जो कि एडजस्टेड मैनर में होता है। मान लो मैंने एक टेबल बना रही, इस टेबल के अंदर 2 फील्ड है, ठीक है, एक है आपका रोल नंबर का, एक है नेम। अब यहां पर मान लो कि कुछ बच्चे रजिस्टर हो रखे इसमें, ठीक है, इसका ए है, इसका बी है, सी है। अब मान लो इसका भी ए है, इसका भी ए है, इसका बी है। अब आपको इस बच्चे को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो आपके पास क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड मैनर में, भाई देखो रोल नंबर आपके पास है, तो उनका आपको डेटा को इजीली फाइंड आउट करने में भी आपको हेल्प मिलेगा, आपका टाइम भी बचेगा ना। अगर आपके पास डेटा ऊट पटांग तरीके से बिखरा हुआ है तो आपको उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे
अगला देखो, ईच पीस ऑफ स्ट्रक्चर डेटा इज कैटेगराइज इनटू फील्ड एंड रिकॉर्ड। तो एक स्ट्रक्चर डेटा का जो स्ट्रक्चर डेटा के अंतर्गत जो प्रत्येक पीस यानी प्रत्येक डेटा का जो फॉर्म है उसको अपन यहाँ पर क्या करते हैं, फील्ड और रिकॉर्ड्स के रूप में इसको स्टोर करके रखते हैं। ये जो भी अभी टर्म्स आ रही है ना, मैं पूरी गारंटीड विद आपको जो है आने वाले टाइम में क्लासों के अंदर समझा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए समझो कि फील्ड को अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉलम, और रिकॉर्ड को अपन क्या कहेंगे, रो कहेंगे, ध्यान रख लेना। इज टू, ठीक है। अब ये यहां पर अगर आप इसको करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, मेकिंग इट इजी टू सर्च, उसको सर्च करना आसान हो जाता है। सॉर्ट मतलब उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग करना इजी हो जाता है, एंड एनालाइज करना भी उसके लिए हमारे पास इजी हो जाता है। रिलेशनल डेटाबेस लाइक माई एसक्यूएल, ध्यान रखना रिलेशनल डेटाबेस है जिसका हम आगे चैप्टर पूरा का पूरा अलग से है। ठीक है, रिलेशनल डेटा है हमारे पास जिसको माई और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। एंड PostgreSQL स्टोर स्ट्रक्चर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म विद अ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। ठीक है, ये रिलेशन मतलब पूरा टेबल की फॉर्म में हमारा जो डेटा होता है वो स्टोर करके रखती है, जिससे उस डेटा से हमें कुछ भी सर्च करना है, सॉर्ट करना है, एनालाइज करना है, वो क्या हो जाता है, हमारा काम इजी हो जाता है। तो आपको पूछे स्ट्रक्चर डेटा क्या है, तो आप क्या बताएंगे, स्ट्रक्चर डेटा जो होता है, ये स्ट्रक्चर डेटा ऐसा डेटा होता है जिसके लिए प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, लाइक टेबल हो गया। ठीक है, तो इसमें जो डेटा होता है वो रो और जो कॉलम होते हैं उनकी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और ऐसा करने से फायदा ये होता है कि उस डेटा को सर्च करना, एनालाइज करना या सॉर्ट करना इजी हो जाता है। चलो, ये एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि एक हॉस्पिटल पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास कंटेंट स्टोर, ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा जिसमें क्या क्या यहाँ पर आपके उस पेशेंट का नेम है, उसकी एज है, जेंडर है, ठीक है, डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट जो भी प्लान है वो सारे रखे हुए हैं। तो आपको इससे क्या होगा, इससे उसके ऊपर जो भी डिसीजन लेने हैं तो वो आपको लेने में क्या होगा, हेल्प मिलेगा भाई कि इस पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है, वो सारी आपको पता चलेगी। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की जो कि है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कौन सा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, नो प्री-डिफाइंड फॉर्मेट, आपके पास पहले से कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लुक्स अप प्री डिफाइंड, ठीक है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट एंड इज नॉट इजीली कैटेगराइज्ड इन अ ट्रेडिशनल डेटाबेस। दिस टाइप ऑफ डेटा इंक्लूड मल्टीमीडिया कंटेंट, ईमेल, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एंड सोशल मीडिया पोस्ट। यहां पर इसके बारे में यह कहा जा रहा है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, इसके लिए मतलब कोई भी प्रकार का एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता इसके लिए। ठीक है, और इससे ट्रेडिशनल डेटाबेस में स्टोर करना भी मुश्किल होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, जो भी आपकी मल्टीमीडिया कंटेंट होते हैं, जैसे ईमेल हो गया, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट होगी, वो सारी इसमें रखी जाती है। इस टाइप का डेटा जो होता है उसको एनालाइज करने के लिए आपको NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कंसेप्ट आ जाता है कि यहां पर जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको यहां पर एनालाइज करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको यहां पर किसका यूज करना पड़ता है, NLP का यूज करना पड़ता है। किसका, NLP का, जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके लिए यहां पर आ जाती है। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए अपन NLP और AI जैसे कंसेप्ट का यूज करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर जो फोटोज और वीडियो अपलोड होते हैं वो सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है, AI टूल्स होता है, इसे एनालाइज करके यूजर को इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करता है, रिकमेंड करता है पोस्ट। अब मान लो कि मैं एनी टाइम जो है मुझे यहाँ पर जैसे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसी चीजों को पढ़ने का शौक है, तो मैं अगर मान लो कि उन डेटा को अपलोड करूंगा या उनको सर्च करूंगा तो धीरे धीरे जो है उसका ट्रेंडिंग मुझे मेरे रिकमेंड करेगा, मेरी जो भी सर्चिंग बार होगी वहां पर। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है भाई, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है, ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का मिक्स रूप होता है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। इसका एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है लेकिन रिगिड स्कीमा फॉलो नहीं करता। इसके अंदर कोई भी प्रकार का कोई स्कीमा नहीं है, उसको ये फॉलो नहीं करता है। जैसे XML की फाइल है, XML का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, ध्यान रखना, किसका फुल फॉर्म, XML का। JSON, जो JSON है इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, तो JSON का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसके अलावा लॉग फाइल, यानी ये इसकी फॉर्म में होती है भाई, XML फाइल होगी, JSON हो गया, लॉग फाइल्स होगी। दिस टाइप ऑफ डेटा इज वाइडली यूज इन वेब एप्लीकेशन। इस प्रकार के डेटा का यूज सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, वेब एप्लीकेशंस के अंतर्गत किया जाता है। और लॉग फाइल्स होते हैं वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल के अंदर ही काउंट कर सकते हो।
तो इसको एक और इजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। समझिए आप कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है आपके पास, ठीक है, जिसमें आपके वेबसाइट है वो कस्टमर डिटेल जैसे जेसॉन फाइल के फॉर्मेट में स्टोर करती है, जिसमें आपके कोई नेम, एड्रेस और परचेज हिस्ट्री है तो वो सारी स्टोर की जाती है। ये सारी किस में आ जाएगी आपके, वो आ जाएगी आपकी सेमी स्ट्रक्चर डेटा में। किस में आ जाएगी बेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा के अंतर्गत रखी जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको यहां पर यह समझ में आ चुका होगा कि टाइप्स ऑफ डेटा कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा की बात करें 3 प्रकार के होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। डेटा के 3 टाइप्स है, यहां पर ध्यान रखना। कौन कौन से, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और एक होता है आपका यहां पर क्या, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंतर्गत जो डेटा होता है वो यहां पर प्री डिफाइंड फॉर्मेट जैसे टेबल के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है, और उसके अंतर्गत आपका जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में यानी रो और कॉलम की बेस पर होता है। इसको आपके क्या बोलते हैं, इसके ऊपर सर्चिंग करना, एनालाइज करना, सॉर्टिंग करना इजी होता है, ध्यान रखना। अगर अपन अनस्ट्रक्चर की बात करें तो अनस्ट्रक्चर वो डेटा होता है जिसको स्टोर करने के लिए प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता है। इनको एनालाइज करने के लिए आपको एआई और एमएल या जो भी आपके एनएलपी जो होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसका यूज किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप करते हो ना, कई बार आप सर्च बार में जाते हो, वहां पर सर्च करते हो कि भाई हाउ टू बिकम, अब आगे का ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट होता है वर्ड। तो ये सारा जो होता है वो आपने जो भी सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड कर रखी होती है, ऑनलाइन डेटा अपलोड कर रखा होता है, उसके बेस पर डिसीजन लेती है। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसके लिए आप एग्जांपल मान लीजिए एक्सएमएल हो गया, जेसॉन हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं, तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड के एग्जांपल हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं डेटा कलेक्शंस को लेकर। डेटा कलेक्शंस क्या होता है, तो डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, बहुत सारे डेटा का यहाँ पर कंबाइंड रूप आपके पास। तो डेटा कलेक्शन का मतलब होता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, जो एनालाइज और डिसीजन मेकिंग में आपके लिए क्या करे, मदद करे, ठीक है। आप क्या करेंगे, अलग अलग डेटा को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे यहाँ पर, या फिर उसके बेस पर क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। तो डेटा की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी ना, इनसाइट्स उतने भी आपके लिए बेटर होंगे। जितना आप बेटर, भाई मान लो कि मैं आपके लिए जैसे ऐसे मलाईदार वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तभी तो आप यहां पर जो है वीडियोस को डेली देखने के लिए आ रहे हो। अगर मान लो मेरी वीडियो में, अगर मान लो कि उसके अंदर कंसेप्ट में कुछ मजा नहीं आता, या मैं वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं रखता, तो क्या और कुछ ऑडियंस आती, क्या नहीं आती। तो उन ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं अच्छा कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूं। जो जितना इनसाइट्स जो है मतलब आप डेटा क्वालिटी जितनी मेरी अच्छी होगी ना, उतने आपको मजा आएगा। जैसे कलरफुल नोट्स हो गए, साथ में मैं आपको यहाँ पर जो है इनको क्लीन करके भी समझा रहा हूँ, साथ में कि इस प्रकार से ये चीजें काम करती है, रिवाइज भी कर रहा हूं, तो डेटा की मेरी जो क्वालिटी है वो आपके लिए क्या कोई बेटर होगी, ध्यान रखना। तो अब यहां पर आपके लिए बात आ जाती है कि डेटा कलेक्शन के हमारे पास क्या क्या टाइप्स होते हैं सर। तो डेटा कलेक्शंस की अगर अपन बात करें तो वो हमारे पास में 2 अलग अलग सोर्सेज में स्टोर करके रखे जा सकते हैं, जो भी यहां पर डेटा कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड। तो कौन कौन से, एक तो होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। कौन कौन सा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड कहां से हो सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं। देखो ये सारा का सारा बेटा लिखा हुआ है इसके अंदर, ध्यान रखना। प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स, ठीक है, थ्रू सर्वे, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्व, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखना। ये आपको पॉइंट रट लेना है बेटा। प्राइमरी सोर्सेज आपके पास में सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया और ऑब्जर्वेशन। इन वे से आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन सेकेंडरी डेटा को कहां से कलेक्ट करेंगे, मेरी जितनी भी प्यारी ऑडियंस होगी, तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के लिए आपके पास क्या क्या वे हो सकता है, तो डेटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। कोई डेटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। रिसर्च पेपर से आप कलेक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट डेटाबेस से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, कोई ऑनलाइन सोर्सेज है उनसे भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो ये 2 प्रकार के डेटा कलेक्शन के मेथड होते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन और एक होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी के अंदर सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन होते हैं। सेकेंडरी के अंदर आपके पास क्या होता है, पहले से कोई अगर आपके पास कोई अवेलेबल रिकॉर्ड है तो उनसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ध्यान रखना। या कोई रिसर्च पेपर हो गया, गवर्नमेंट डेटाबेस हो गया, ऑनलाइन रिसोर्स हो गए, वहां से भी डेटा ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये 2 चीजें समझ में आ चुकी होगी कि डेटा कलेक्शन के लिए हमारे पास में 2 अलग अलग मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरा, ठीक है। तो यहां पर एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ कि अगर एक कंपनी नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है तो वो कस्टमर से सर्वे कंडक्ट करके, ठीक है, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकती है कि भाई आपको हम जो भी डेटा ला रहे हैं प्रोडक्ट, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, क्या आपने ऐसा कुछ प्रोडक्ट यूज किया, तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे इस डेटा के स्टोरेज के कंसेप्ट को लेकर। तो डेटा स्टोरेज के कंसेप्ट की अगर अपन बात करते हैं तो डेटा स्टोरेज के अंदर क्या आता है, देखो डेटा स्टोरेज। तो वंस
डेटा इज कलेक्टेड, जब एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, इट मस्ट बी स्टोर्ड सिक्योरली फॉर फ्यूचर रिट्रीव। अब देखो डेटा को कलेक्ट करने की काम चल रही थी, आपने डेटा क्या होता है वो समझा, डेटा के बारे में जानकारी आपने ली, कितने प्रकार का डेटा होता है वो देख लिया आपने, फिर डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, क्या सोर्सेज है वो भी पता कर लिया, मेरी जितनी भी ऑडियंस थी। लेकिन अब हम उसको स्टोर करेंगे ना भाई, डेटा ले लिया मैंने तो उसको मैं कहीं ना कहीं स्टोर करूंगा, तो सिक्योरली स्टोर करने जरूरी है ताकि फ्यूचर में अपन उसको वापस एनालाइज कर सके या उसके ऊपर कोई भी डिसीजन ले तो हमें क्या होगा, फायदा मिल सके। डेटा स्टोरेज ऑप्शंस इंक्लूड, अब हमारे पास में डेटा स्टोरेज के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, कहां कहां पे स्टोर कर सकते हो। तो पहला आता है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज का मतलब क्या हो सकता है, जिसके अंतर्गत आपके पास हार्ड ड्राइव्स हो गई, ठीक है, या आपके पास एसएसडी हो गया जिसको सॉलिड स्टेट डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है, यूएसबी ड्राइव हो गया या पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ये तो हो गया आपके लिए क्या, लोकल स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या हो सकता है, जिसमें आप रिमोट सर्वर, ठीक है, सच एज गूगल ड्राइव, अमेजॉन S3 हो गया या ड्रॉपबॉक्स हो गया, वहां पर आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। तो ये आ जाता है कहां पर, क्लाउड स्टोरेज के अंदर आ जाता है। किस में आ जाता है भैया, ये आ जाता है क्लाउड स्टोरेज में, ध्यान रखना। तो क्लाउड स्टोरेज का मतलब जिसमें डेटा आपका अपने लोकल स्टोरेज पे स्टोर ना होकर रिमोटली किसी दूसरे के सर्वर पर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। और लोकल का मतलब जो आपके पास है उस डेटा पर आप अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये तीनों के तीनों रट लीजिएगा। डेटाबेस क्या होता है, देखो डेटाबेस का मतलब अगर अपन बात करें तो देखो यहां से इस पॉइंट को मैं यहां पर क्या कहूंगा आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट कहूंगा। लोकल स्टोरेज या आपके डेटा स्टोरेज मीडियम कौन कौन से हैं, तो हार्ड ड्राइव हो गया, एसएसडी, यूएसबी ड्राइव या पर्सनल कंप्यूटर। और क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो गूगल ड्राइव हो गया, अमेजन S3 हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। चलो अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ी है। अब मैं सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में मेरी जितनी भी प्यारी ऑडियंस है जल्दी से पहले एक बार कमेंट करके बताएगी कि आपके पास टाइप्स ऑफ डेटा कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से लिखो क्योंकि साथ साथ रिवाइज होना भी बहुत जरूरी है। डेटा के कितने टाइप्स होते हैं, जल्दी से लिखो भाई नीचे। ये जो भी सवाल पूछूंगा ये आज आपके लिए होमवर्क के तौर पर आप मान लीजिएगा। टाइप्स ऑफ डेटा कितने होते हैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर अपन डेटाबेस के बाद बात करें तो डेटाबेस के अंतर्गत हमारे पास में कौन कौन से एसक्यूएल होता है, नो एसक्यूएल हो गया, डेटाबेस दैट अलाउड स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड कौन सा इनमें से, ध्यान रख लेना। इसमें यहां पर अगर एसक्यूएल की बात करें ना वो होता है स्ट्रक्चर्ड, और नो एसक्यूएल जो होता है वो आपका क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे ये माई एसक्यूएल तो अभी आपको बता दिया, नो एसक्यूएल है, ठीक है। इसमें जैसे मोंगो डीबी हो गया, मोंगो डीबी, ये इसका एक फेमस एग्जांपल है, ध्यान रखना नो एसक्यूएल का। चलो ये सारा यहाँ पर डेटा आपके एग्जांपल का भी दे रखा है। अब हम बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग को लेकर। तो ये तीनों प्रकार याद हो गए, लोकल स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज और एक होता है डेटाबेस। अब हम बात करते हैं लोकल डेटा प्रोसेसिंग के कंसेप्ट को लेकर। तो डेटा प्रोसेसिंग के कंसेप्ट की अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन रॉ डेटा इनटू अ मीनिंगफुल इनसाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट आपको लिए यहाँ पर जो है डेफिनेशन आ जाती है। अगर आपको कहा जाता है डेटा प्रोसेसिंग किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो क्या करती है, रॉ डेटा को मीनिंगफुल इनसाइट्स यानी जो यहाँ पर आपके मतलब काम की जो जानकारी होती है उसमें कन्वर्ट करने का काम करती है। तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैंने यहाँ पर जो है इसको क्लीन करवाया है, ठीक है। कि अगर आपको पूछा जाता है डेटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं तो आप बताएंगे डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रॉ डेटा को मीनिंगफुल इनसाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड, अब डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या चीजें होती है तो वो रट लीजिएगा। देखो जो जो पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किया ना पीडीएफ में वो मतलब गारंटीड आपके लिए एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो यहां पर इसको याद रखिएगा। डेटा प्रोसेसिंग अगर पर बात करें सबसे पहला होता है इनपुट। तो डेटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर, इनपुट के अंदर क्या होगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और उसको स्टोर करके रखा जाएगा। सेकंड बात करें तो प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, आपके पास कुछ एल्गोरिथम या जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं उनको आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और अपने डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए अपन प्रोसेसिंग सेक्शन के अंदर क्या करते हैं, कोई एल्गोरिथम या स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हैं। आउटपुट की बात करें तो इसमें क्या होता है, मीनिंगफुल इनसाइट जो होती है ना वो आपके सामने एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो इसमें क्या होगा, पहले तो आप क्या करेंगे, आपके पास में कोई एक डेटा होगा, ठीक है, कोई एक डेटा है, उन डेटा को आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो यहां पर ये हो गया इनपुट। कलेक्ट करने के बाद इनपुट ले गया, अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद इसके ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर होगी प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग होगी तो क्या होगी, ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा। अब बदल गया तो अब इसको क्या करूंगा, मैं यूजर को दिखाऊंगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका वापस आउटपुट होगा, वही यूजर को दिखाएंगे आप कि भाई हमने यहां पर ये चीज की थी, ये आपके लिए प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, आपको दे दी गई है। तो एक बैंक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है, ठीक है, जो कि क्या करिए, प्रोसेस करती है ट्रांजैक्शन डेटा इन अ रियल टाइम टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस एक्टिविटीज। एक मान लो कि एक बैंक फ्रॉड सिस्टम बनाया हुआ है
ठीक है, जो कि क्या करती है, प्लेटफॉर्म जो है वो क्या करती है, कस्टमर के जो भी रिव्यूज और रेटिंग के प्रोसेस करती है और ये रिकमेंड करती है कि भाई आपके लिए यहाँ पर जो है कौन सा डेटा सस्पिशियस है, अगर कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है तो उसको भी रोकने का काम करेगा, ऐसे। तो ये होती है डेटा प्रोसेसिंग, ध्यान रखना। ओके, चलिए भैया, अब हम इस चैप्टर की भी एंड मतलब जो एडवांस या अपन ये कह सकते हैं पूरी तह में आ चुके हैं। अब बहुत बहुत कम जो कंसेप्ट है वो बचे हैं। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नोट्स कैसे लग रहे हैं देखो नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सर का मोटिवेशन आप ही है। जब आप अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, ठीक है, और नु कमेंट करेंगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा कि देखो भी मैं जिनको यहाँ पर डेटा मतलब डेटा यहाँ पर सर्व कर रहा हूँ, ठीक है, वो कोई मेरा दोस्त हो या मेरा कोई फ्रेंड सर्कल का हो या फिर कोई मेरा प्यारा सा स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, अगर वो मेरे लिए यहाँ पर अच्छे अच्छे वक्तव्य लिख रहा है तो उसका मतलब मेरा और मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मैं क्यों ना आने वाले टाइम में आपके लिए इन चीजों को और ज्यादा बेटर करूंगा, उनके लिए एनिमेशन बेस्ड भी डाल दूंगा कि भाई अब बच्चे को यहाँ पर लगना चाहिए कि भाई मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, मूवी का सीन देख रहा हूँ और मुझे याद हो रहा है। वैसे मैंने पूरी जी जान झोंकी थी नोट्स को बनाने में भी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की बात करें, ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के अंतर्गत पहली टेक्निक्स हमारे पास क्या आ जाती है बेटा? वो आ जाती है हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मेजरमेंट जो होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के कौन कौन से होते हैं? पहला आता है मीन। तो मीन क्या करता है? द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है कि सभी वैल्यूज का हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी जाएगी ना उसको क्या करेंगे अपन, उन सभी को पहले तो अपन क्या करेंगे, सम करेंगे। सभी वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यू से क्या करेंगे अपन, इसके एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपके पास मान लो कोई 5 स्टूडेंट थे, उनके मार्क्स आपके पास दिए हुए हैं, जैसे ये यहाँ पर हमारे पास नंबर देखो 78 है, ठीक है, 78 है, 85 है, 90 है, 92 और 88 है। तो ये हमारे पास क्या होगी, टोटल 5 वैल्यू हो गई 5 स्टूडेंट की। तो उनका यहां पर अपन को क्या करना है, इन पांचों वैल्यू को जोड़ना हमें, और पांचों वैल्यू को जोड़ने के बाद अपन क्या करेंगे, इनके अंदर 5 का भाग दे देंगे। तो ये जितनी भी वैल्यू है ना, इनके अंदर क्या करना है अपने को, आपस में इनको सम करना है। फिर अपन क्या करेंगे, इनको आपस में इनको मतलब जोड़ लेना है, जो भी 78 है, 85 है, 90 है, 92 और 88 है, इनके अंदर डिवीजन कर देंगे किसका, अपन 5 का। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 86। तो अगर आपको पूछ लिया जाता है कि मीन कैसे निकाला जाता है, मीन को अपन एवरेज के नाम से भी जानते हैं, मैं इसको एवरेज भी कह सकता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। आप मैथमेटिकल कंसेप्ट में एवरेज निकालते हैं ना, वही चीज यहां पर है। तो एवरेज की बात की जाती है, मीन तो वो क्या की जाती है, जितनी वैल्यू दी जाती है, ठीक है भाई, जितनी वैल्यू आ रखी है आपके पास वैल्यू, तो उन वैल्यूज को आपस में सम करो, उनके अंदर डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का, ठीक है, ऐसे। अब बात करते हैं मीडियन किसे कहते हैं। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू व्हेन डेटा इज स्टोर्ड है, ठीक है, यानी मिडिल वैल्यू जब आप डेटा को स्टोर कर रहे थे, ठीक है, मिडिल वैल्यू जब डेटा को स्टोर्ड, जब सॉर्टेड ऑर्डर में आप रखा जाता है, एक डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में रख दिया, अब उसकी मिडिल वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए अपन यहां पर किसका यूज करेंगे, मीडियन का। जैसे आपके पास एक डेटा दे रखा है एग्जांपल के तौर पर, इफ द सॉर्टेड सैलरी ऑफ, एक एग्जांपल के अंदर का अपन ये मानते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज का हमने डेटा कलेक्ट किया, और उसके अंदर अगर अपन देखें तो यहां पर हमारे पास में देखो 30K 40K 50K, देखो 30,000 40,000 50,000 60 और 70,000 हमारे पास डेटा है। तो अगर इसके हिसाब से देखो तो इसके मीडियन वैल्यू कौन सी है, तो देखो ये डेटा है हमारे पास में, तो इसका मीडियन वैल्यू कौन सा आएगा, ये हो गया मीडियन। क्या हो गया, मीडियन, यानी जो मिडिल वैल्यू है उसकी सॉर्टेड करने के बाद में, ध्यान रखना एग्जाम में अगर आपको अनसॉर्टेड देता है, पहले सॉर्टेड करो, आपको सॉर्टेड करने के बाद में उसकी क्या करो, मिडिल वैल्यू ज्ञात करो। आप ऐसा डायरेक्टली मत कूद पड़ना, आपको कोई डेटा दिया पहले सॉर्ट करो, उसके बाद उसका मिडिल वैल्यू निकालो। अब आता है अगला हमारे पास में मोड, ये तो था मीडियन। अब मोड की बात करते हैं, मोड क्या होता है, जो वैल्यू डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो एक डेटा सेट है हमारे पास में, देखो ये लिखा हो, देखो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वाला, तो हमारे पास में एक डेटा है, उस डेटा के हिसाब से अगर अपन देखें तो हमारे पास कुछ डेटा देखो 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सॉरी 4 5 6 6 7 8 6 और 9। अब इस हिसाब से देखो कि सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 6 6 और ये देखो ये 6, तो ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, मोस्ट रिपीट, ठीक है। सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ बेटा, तो वो हुआ है हमारा 6। तो इसका आउटपुट क्या जाएगा, मोड का 6। तो तीनों चीजों को वापस रिवाइज कर लो। मीन क्या बताता है, दी गई कंप्लीट जो वैल्यूज होती है उसका एवरेज। तो इसको कैसे निकालेंगे, उन सभी वैल्यू को जोड़ दो, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर मीडियन की बात करें तो वो ये बताएगा कि आपने जो भी वैल्यू स्टोर किया है उसको सॉर्ट करने के बाद में उसकी मिडिल वैल्यू क्या है, तो वो मीडियन बताता है। मोड क्या बताता है, तो मोड बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई उस दिए गए डेटा सेट में कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हुई है, तो ज्यादा बार जो भी रिपीट हुई है ना, ठीक है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसी को अपन मोड कहते हैं। तो ये तो होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें 3 प्रकार की होती है, मीन, मीडियन और एक होता है मोड। हम बात करते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की।
मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, ध्यान रखना इसके अंदर भी बहुत शानदार कंसेप्ट आपके लिए रखा हूं मैंने। तो मेजर ऑफ, अगर आपको यहां पर पूछ लिया जाए कि वेरिएबिलिटी क्या होता है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर पहला आता है रेंज। तो रेंज क्या करता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। जो हाईएस्ट वैल्यू दी गई है और एक लोवेस्ट वैल्यू दी गई है, तो वो आपका क्या होता है, यहां पर रेंज होता है। तो मैं इसको बड़े ही इजी तरीके से आपको समझाता हूं। मेरे पास में कुछ एक डेटा सेट है, ठीक है। डेटा यहां पर क्या है, डेटा इस प्रकार से है 2, 12, 25, 13, 9 और 8। अब आपको अगर यहां पर रेंज निकालनी है तो यहां पर आप देखो मिनिमम वैल्यू, देखो जो मिनिमम रिपीट हुआ वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू है 2। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है बेटा, तो मैक्सिमम है इसके अंदर सर 25। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखना आप खुद रेंज इसके अंदर निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, तो मैक्स में से मिन को लेस कर दो, बस मैक्स माइनस मिन। तो क्या आएगा मेरी प्यारी फैमिली, जल्दी से बताओ। देखो 25 में से आपको 2 को लेस कर देना, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा रेंज का, 23। यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो जो आपका आउटपुट होगा इसके अंदर। तो इसका देखो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हो। बाकी नीचे मैंने टेम्परेचर का भी दे रखा है, ठीक है। अगर एक हफ्ते का हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री का हुआ सेल्सियस का, और लोएस्ट जो है वो आपके 24 का हुआ, तो इसके अंदर कितने 14% का यहाँ पर जो है, सॉरी 14 डिग्री सेल्सियस क्या होगा इसका, वो हो गया रेंज। ध्यान रखना, मतलब मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाओ, ये आपके लिए यहाँ पर हो गया रेंज। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन अगला हमारे पास में आता है, ठीक है, वो है आपका क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये था रेंज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है बेटा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है ए मेजर ऑफ डेटा डिस्पर्सन, ठीक है, डेटा डिस्पर्सन फ्रॉम द मीन। इसका मतलब है कि ये बताता है कि वैल्यू एवरेज से कितनी दूर है, जो भी वैल्यू आई है वो एवरेज वैल्यू से कितनी दूर है। जैसे यहां पर नीचे के एग्जांपल देवा, इफ द हाइट ऑफ 5 पीपल आर 160 सेंटीमीटर, ठीक है, 160 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर है, आपका 180 सेंटीमीटर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से ये पता चलेगा कि सबकी जो हाइट है ना, वो एवरेज से कितनी वेरी करती है। इनमें जो एवरेज वैल्यू दी गई है उनकी यहां पर कितनी जो है वैल्यू वो यहां पर वेरी करती है इसके अंदर, तो वो आपको यहां पर इसके अंदर दिखाई जाएगी। तो ये यहां पर आपके पास में कंप्लीट जो थे वो नोट्स विद मैंने आपको यहां पर जो है ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से आपको यहां पर क्या करवा दिया बेटा, क्लीन करवा दिया है। अब मेरे हिसाब से यहां पर इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर से या अभी जो मैंने वीडियो पढ़े इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरी आपके लिए गारंटी है। आप इसको चाहे अभी भी लिख के रख सकते हैं। अगर जितने वीडियोस दिए देख लेना, 100 में से 100 फोड़ने में आपको कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, ये चीज अलग है कि आपने प्रैक्टिकल में, भाई आप मेरे साथ प्रैक्टिकल के साथ जो है समय जुड़े नहीं थे, तो प्रैक्टिकल भी मैं आपको अच्छे से करवा देता, लेकिन प्रैक्टिकल की तैयारी, लेकिन आप उस टाइम जुड़ नहीं पाए थे मेरे साथ, लेकिन अब जुड़ गए। तो लेकिन अब आपके लिए मैं बेटर रिजल्ट डालने में हेल्प जरूर करूंगा। जो भी आपके लिए अब मार्क्स का जो होने वाला है, तो उसमें मैं आपको 100% जो क्वेश्चन है वो आपको इन्हीं वीडियोज में से देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए आज की क्लास थी, जिसके अंदर मैंने आपको यहां पर जो है डेटा कंसेप्ट जो है वो पूरा का पूरा अच्छे से समझा दिया है। आपको कैसी लगी है क्लास, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, जिसमें पहला सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप्स ऑफ डेटा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया, जस्ट ध्यान रख लेना। अब आपको यहां पर एक और चीज आपको मैंने को बतानी है। क्या बतानी है, आपके पास डेटा कलेक्शन के लिए कितने प्रकार के सोर्सेज होते हैं, डेटा कलेक्शन के लिए सोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बता देना है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये 2 सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है वहां सभी तक इन वीडियोज को फैला दो, ठीक है। सपोर्ट आपका इस चैनल के साथ जरूर चाहिए होगा। मिलते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। और अब हम ये देखो बहुत आगे आ चुके हैं, क्योंकि अब 8वें चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है। धन्यवाद।